हमारा सौरमंडल अनेक रहस्यों से भरा हुआ है और इनमें से सबसे बड़ा रहस्य छिपा है हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जुपिटर में। ये ग्रह न सिर्फ सौरमंडल का राजा है, बल्कि इस ग्रह के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारे सौरमंडल के ग्रहों के निर्माण के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। नासा का जूनो मिशन जुपिटर के इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन यह मिशन सिर्फ एक साधारण मिशन नहीं है, बल्कि विज्ञान की एक अनोखी क्रांति भी है। तो क्या हमें इस मिशन से वह जानकारी मिली जिसकी हमें उम्मीद थी? क्या यह मिशन सफल हुआ या फिर नहीं? और जूनो ने बृहस्पति के कौन कौन से राज खोले? तो आज की इस वीडियो में हम जूनो मिशन के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। इसकी लॉन्चिंग, टेक्नोलॉजी, विश्वसनीय वैज्ञानिक खोजों और आखिर में इसके भविष्य के प्लान के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यह सब जानने से पहले हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और यह समझना होगा कि आखिरकार जुपिटर पर जूनो मिशन को भेजने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जुपिटर ग्रह का सबसे पहला विस्तृत अध्ययन 1970 के दशक में लॉन्च किए गए पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे मिशनों ने अपने अपने फ्लाई बाई के दौरान किया था। इन मिशनों ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स की कई रोचक तस्वीरें और महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी, जिसके जरिए वैज्ञानिकों को पहली बार इस ग्रह का इतने करीब से अध्ययन करने का मौका मिला। इसके बाद सन 1989 में जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का गहराई से अध्ययन करने के लिए गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया गया। ये जुपिटर ग्रह पर भेजा गया पहला ऑर्बिटल मिशन था, जिसका मुख्य मकसद इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसका गहराई से अध्ययन करना था। करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद गैलीलियो मिशन सन 1995 में जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और करीब 8 साल तक इस ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा। इस मिशन ने जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं, यूरोपा के सबसरफेस ओशन, आयो के वॉल्केनोज और गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कई रहस्यों का खुलासा किया, जिसने इस मिनी सोलर सिस्टम को देखने का वैज्ञानिकों का नजरिया ही बदल दिया। और आखिरकार 2003 में यह स्पेसक्राफ्ट अपना मिशन पूरा कर चुका था, जिसके बाद इसने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर खुद को नष्ट कर लिया। पर नष्ट होने से पहले गैलीलियो मिशन ने हमें यह भी बताया कि जुपिटर सिर्फ एक विशाल गैसीय ग्रह ही नहीं है, बल्कि इसे सौरमंडल का गेटकीपर भी कहा जा सकता है, या फिर यूं कहें तो इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी माना जा सकता है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर जुपिटर ना होता तो हमारी धरती का विनाश बहुत पहले ही हो चुका होता। जुपिटर अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर बढ़ रहे विनाशकारी एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारी पृथ्वी इन एस्टेरॉइड्स के साथ होने वाली टक्कर से बच जाती है। इस तरह जुपिटर ग्रह एक तरह से हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। इसका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, अनोखी जलवायु और विशाल मैग्नेटिक फील्ड इसे हमारे सौरमंडल का एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह बनाते हैं। पर इस मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारी ने वैज्ञानिकों के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या बृहस्पति के पास कोई ठोस कोर है? आखिरकार इसके घने बादलों के नीचे क्या छिपा है? क्या बृहस्पति के वायुमंडल में पानी और ऑक्सीजन मौजूद है? और क्या यह ग्रह हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति का कोई सुराग देता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मिशन को जुपिटर पर भेजने की योजना बनाई जो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से कहीं अधिक उन्नत तकनीक से लैस हो और जुपिटर एवं उसके चंद्रमाओं का गहराई से अध्ययन कर सके। यहीं से अस्तित्व में आया नासा का महत्वाकांक्षी जूनो मिशन। न्यू फ्रंटियर मिशन के अंतर्गत 9 जून 2005 को जूनो मिशन को सेलेक्ट किया गया। दरअसल न्यू फ्रंटियर मिशन नासा के एक स्पेस मिशन सीरीज का हिस्सा है, जिसमें हमारे सौरमंडल के महत्वपूर्ण और जटिल पहलुओं की खोज के लिए मीडियम बजट के मिशन शामिल होते हैं। इन मिशनों का मुख्य उद्देश्य सौरमंडल के रहस्यों को उजागर करना है, जैसे कि ग्रहों की उत्पत्ति और हमारे सौरमंडल के इतिहास के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करना। इसी श्रृंखला में प्लूटो पर भेजा गया न्यू होराइजन मिशन भी शामिल है और क्षुद्र ग्रह बेनू पर भेजा गया ऑसिरिस रेक्स मिशन भी इसी न्यू फ्रंटियर मिशन का हिस्सा था। इन दोनों मिशनों पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप और भी नई और रोचक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले जूनो मिशन को 2009 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बजट की कमी के कारण इसकी लॉन्चिंग में 2 साल की देरी हो गई और 2 साल की डिले के बाद आखिरकार जूनो स्पेसक्राफ्ट को 5 अगस्त 2011 को एटलस V551 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया था। मित्रों, लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिकी कंपनी है जो डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का हेडक्वार्टर यूएसए में लोकेटेड है। जूनो मिशन को नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। जूनो आउटर सोलर सिस्टम में जाने वाला पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स का उपयोग किया गया है। इसमें 3 बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। अब अगर इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें कई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। इनमें शामिल हैं माइक्रोवेव रेडियोमीटर, जोवियन इंफ्रारेड ऑरोरल मैपर, मैग्नेटोमीटर, ग्रेविटी साइंस एक्सपेरिमेंट, जोवियन ऑरोरल डिस्ट्रीब्यूशंस एक्सपेरिमेंट, जोवियन एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्टर, रेडियो एंड प्लाज्मा वेव सेंसर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ और जूनो कैम। जूनो कैम एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जिसे मुख्य रूप से पब्लिक एंगेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है ताकि जूनो द्वारा ली गई डिटेल्ड इमेजेस को दुनिया भर के वैज्ञानिक और स्पेस में रुचि रखने वाले लोग देख सके। लॉन्च के बाद अक्टूबर 2013 में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी बार पृथ्वी के एक फ्लाई बाय को अंजाम दिया। इस फ्लाई बाय का मुख्य मकसद ग्रेविटी असिस्ट के जरिए जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाना था। पृथ्वी के फ्लाई बाय को पूरा करने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 78,000 मील प्रति घंटा से बढ़कर 93,000 मील प्रति घंटा हो गई। इसके साथ ही जूनो ने जुपिटर ग्रह के अपने लंबे सफर की शुरुआत की। जूनो को जुपिटर तक पहुंचने में 5 साल का समय लगा और यह स्पेसक्राफ्ट 5 जुलाई 2016 को करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके आखिरकार जुपिटर के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 में जूनो ने जुपिटर का अपना पहला फ्लाईबाय पूरा किया। पहले फ्लाईबाय के दौरान जूनो और जुपिटर के बीच पहली बार क्लोजेस्ट अप्रोच भी हुआ, जिसमें जूनो जुपिटर से केवल 42,000 किलोमीटर की दूरी पर था। जूनो का जुपिटर पर यह मिशन इतना आसान नहीं था। इस दौरान इस मिशन में कई तरह की परेशानियां सामने आईं। अक्टूबर 2016 में जूनो के सेकंड क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस कारण क्लोजेस्ट अप्रोच से 3 घंटे पहले ही यह सेफ मोड में चला गया। प्लान के मुताबिक सेकंड क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद जूनो के इंजन को फायर करके इसकी स्पीड बढ़ानी थी और इसकी ट्रैजेक्टरी को बदला जाना था, जिसके बाद जूनो मिशन को जुपिटर के 14 दिनों के ऑर्बिट पीरियड में रखने का प्लान था। लेकिन अक्टूबर 2016 में मुख्य इंजन में आई गड़बड़ी के कारण ये 53 दिनों के लंबे ऑर्बिट पीरियड में चला गया। हालांकि इतनी दिक्कतों के बावजूद भी जूनो स्पेसक्राफ्ट ने अपना मिशन जारी रखा और जुपिटर के एक्सट्रीम रेडिएशन और हार्श एनवायरनमेंट के बावजूद अपने सभी इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर कंडीशन में बनाए रखने में सफल रहा। इसी दौरान 10 जुलाई 2017 को जूनो पहली बार जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के ऊपर से गुजरा और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण डेटा वैज्ञानिकों को भेजे। जूनो द्वारा भेजे गए डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ग्रेट रेड स्पॉट की गहराई लगभग 300 किलोमीटर हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि इसकी गहराई 300 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। जुपिटर का यह ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है जो कम से कम 357 वर्षों से लगातार सक्रिय है। यह कोई साधारण तूफान नहीं है जैसा कि हम पृथ्वी पर देखते हैं, बल्कि यह एक शक्तिशाली और विशाल तूफान है जिसकी हवाएं 432 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। यह तूफान आकार बदलता रहता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सैकड़ों वर्षों से भी अधिक पुराना हो सकता है। जूनो द्वारा प्राप्त डेटा के आधार पर यह पता चला कि ग्रेट रेड स्पॉट का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर करीब 2 से 3 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। जूनो मिशन की बेहतर स्थितियों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। इसके बाद जूनो ने जुपिटर की पहचान बन चुकी स्ट्राइप्स से जुड़ी बेहद रोमांचक जानकारियां वैज्ञानिकों तक भेजी। जुपिटर की ये स्ट्राइप्स इसके एटमॉस्फेयर में काफी गहराई तक फैली हुई हैं। ये लगभग 3000 किलोमीटर तक गहराई तक फैली हुई है,
जूनो के माइक्रोवेव रेडियोमीटर डेटा से यह बात सामने आई। अगस्त 2017 में जूनो ने जुपिटर के नॉर्थ पोल की पहली तस्वीर भेजी और हमें पहली बार जुपिटर के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला। जूनो मिशन ने पहली बार जुपिटर के ऑरोरास का भी नजदीक से अध्ययन किया, जिससे यह पता चला कि ये ऑरोरास पृथ्वी पर बनने वाले ऑरोरास से काफी अलग होते हैं। इसके अलावा जूनो ने पहली बार जुपिटर के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक खोज थी, क्योंकि हमने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह की इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी। जूनो ने जुपिटर की लाइटनिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों तक भेजी, जिससे इस फेनोमेनॉन को और बेहतर तरीके से समझा जा सका। इन सभी खोजों के साथ ही जूनो ने जुपिटर और उसके मून्स की कई शानदार तस्वीरें भेजी, जिससे हमें जुपिटर और उसके चंद्रमाओं को पहले से भी अधिक गहराई से समझने का मौका मिला। इसके बाद जूनो ने जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमीड का फ्लाईबाई 7 जून 2021 को पूरा किया। इस फ्लाईबाई के दौरान गैनीमीड और जूनो के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी सिर्फ 1038 किलोमीटर थी। गैनीमीड फ्लाईबाई के दौरान इस चंद्रमा की ग्रेविटी की वजह से जूनो का ऑर्बिट पीरियड 53 दिनों से घटकर 43 दिनों का हो गया। इसके बाद 1 जुलाई 2021 को जूनो का एक्सटेंडेड मिशन भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसके बाद नासा ने जूनो मिशन का कार्यकाल सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया, यानी कि जूनो मिशन अभी भी एक्टिव है। 29 सितंबर 2022 को जूनो ने यूरोपा के पास से फ्लाईबाई किया। यूरोपा जुपिटर का एक बर्फीला चंद्रमा है। इस फ्लाईबाई के दौरान जूनो ने यूरोपा की सतह की विस्तृत फोटोज ली। इन फोटोज से वैज्ञानिकों को इसकी बर्फीली परत के नीचे पानी के महासागर होने के पक्के सबूत मिले। यूरोपा के फ्लाईबाई के बाद जूनो ने 30 सितंबर 2023 और फिर से 3 फरवरी 2024 को जुपिटर के मून आयो के पास से एक और इम्पॉर्टेंट फ्लाईबाई किया। जुपिटर का यह चंद्रमा आयो अपने सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। जूनो ने आयो की सतह और उसके सक्रिय ज्वालामुखियों की क्लीन इमेजेस और महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट करके वैज्ञानिकों को भेजा। इस दौरान जूनो ने आयो के उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर की, जिनमें विशाल पर्वत और लोकी पटेरा नामक एक विशाल लावा झील भी शामिल है। इसके बाद 20 सितंबर 2024 को अपने 65वें नजदीकी फ्लाईबाई के दौरान जूनो ने बृहस्पति के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि नॉर्दर्न पोलर रीजन के ऊपर से उड़ान भरते हुए वहां के विशालकाय तूफानों की एक विस्तृत इमेज कैप्चर की। इसके बाद 7 मार्च 2024 को जूनो ने बृहस्पति के छोटे चंद्रमा अम्लथिया की छवि कैप्चर की। साथ ही बृहस्पति की रंगीन बेल्ट्स और ग्रेट रेड स्पॉट जैसी विशेषताओं का भी निरीक्षण किया। और जूनो का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि बृहस्पति की चंद्रमा आयो पर अब तक की सबसे शक्तिशाली ज्वालामुखीय गतिविधियों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने आयो के दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट खोजा है, जो पृथ्वी की सुपीरियर लेक से भी बड़ा है। फिलहाल अभी के लिए जूनो मिशन पूरी तरह से एक्टिव है और अपना काम कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जूनो मिशन सितंबर 2025 तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जूनो के सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे हैं। इसके सोलर पैनल बृहस्पति के शक्तिशाली रेडिएशन से प्रभावित होने लगे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि इसके बावजूद जूनो अब भी वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। लेकिन वैज्ञानिक जानते हैं कि यह मिशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसी वजह से मिशन के अंत में नासा जूनो को बृहस्पति के वातावरण में डाइव करवाएगा। अब आप सोचेंगे कि जूनो में तो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो इसे सौर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें ऊर्जा के लिए कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी नहीं रखा गया है। तो फिर भला जूनो को बृहस्पति के बादलों के अंदर ही क्यों नष्ट किया जाएगा? ये कदम इसीलिए उठाया जाएगा ताकि जूनो जुपिटर के किसी भी चंद्रमा से टकराने से बच सके, खासकर यूरोपा और गैनीमीड जैसे चंद्रमा से, जहां जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती हैं, ताकि पृथ्वी से स्पेसक्राफ्ट के जरिए आया हुआ कोई भी बैक्टीरिया वहां के वातावरण को प्रभावित न कर सके। जब जूनो अंतिम बार बृहस्पति की ओर बढ़ेगा
तो उसकी गति लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। जैसे ही वह बृहस्पति के घने बादलों में प्रवेश करेगा, वहां का तीव्र दबाव और अत्यधिक तापमान उसे टुकड़ों में बिखेर देगा। लेकिन तब तक जूनो लगातार नई नई खोजें कर रहा है, आइयो के ज्वालामुखी देख रहा है, बृहस्पति के रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहा है और ग्रेट रेड स्पॉट के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। जब तक यह मिशन जिंदा है, यह हमारी समझ को गहरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहेगा। तो मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और स्पेस से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।